हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब जनाब? उम्मीद करता हूँ सब मजे में होंगे। जैसे कि आप सब जानते हैं, मॉक टेस्ट सीरीज हमारी चालू है एमएसटी सीईटी के लिए। चौथे मॉक का सॉल्यूशन हम आज डिस्कस करने वाले हैं। लकीली इसके जो मेजॉरिटी ऑफ द क्वेश्चंस थे वो थियरी बेस्ड थे, तो बहुत ज्यादा हम टाइम इन्वेस्ट नहीं करके फटाफट थियरी बेस्ड क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। थियरी बेस्ड क्वेश्चन में ज्यादा एफर्ट मेरा नहीं होता, ज्यादा एफर्ट आपका होता है। फिर भी रिकॉल कराइए, आता है, देखते हैं जनाब। सवाल नंबर 1 आपके सामने स्क्रीन पे है, देखेंगे। सवाल नंबर 1 आपके सामने क्या कह रहा है? सवाल नंबर 1 आपसे कह रहा है कि भाई अर्थ सैटेलाइट मास रिवॉल्व कर रही है एक पर्टिकुलर हाइट एच पे, और आपको बताना है वेलोसिटी ऑफ द सैटेलाइट जो ऑर्बिट करेगी, यानी क्रिटिकल वेलोसिटी डिराइव करना है। तो क्रिटिकल वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या था? अगर आपको याद आ रहा होगा तो क्रिटिकल वेलोसिटी का फॉर्मूला था gm/r²। बट अब ध्यान से समझेंगे, हमें पता है g इज इक्वल टू gm बाय व्हाट इज r² की वैल्यू क्या आ जाती है बेटा? तो यहाँ पे देखेंगे दैट अगर gm/r² की पैरामीटर के हिसाब से देखें तो दिस इज gm/r² आ जाता है। तो यहां से अगर आप gm की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं हम लोग, सॉरी यहाँ पे मिस्टेक हो गया, तो हम लोग यहाँ पे अगर gm की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं तो ये वैल्यू क्या हो जाती है? दिस इज gm की वैल्यू क्या हो जाती है? दिस इज gm is equals to gr²। if we substitute it here what we will get, देखना ध्यान से। तो जैसे आप इसे सब्स्टिट्यूट करोगे तो आपको मिलेगा क्रिटिकल वेलोसिटी इज इक्वल टू gr² अपॉन ये रेडियस अप टू h हाइट तक होगा, दिस इज r प्लस h। तो ऐसा कौन सा ऑप्शन आपको दिखाई दे रहा है? तो आप ध्यान से देखेंगे इस सवाल के लिए जो आपका ऑप्शन फेवरेबल रहेगा दैट इज डी ऑप्शन इज करेक्ट। तो अगर आपने डी ऑप्शन लगाया है तो दैट विल बी द बेस्ट ऑप्शन। याद रहे, ऐसे सवालों को सॉल्व करने के लिए बेटा आपको करना कुछ नहीं पड़ता है। कई बार आप डायमेंशन मेथड का इस्तेमाल भी कर सकते हैं ऐसे सवालों के लिए। आइए सवाल नंबर 2 आपके सामने स्क्रीन पे लेके आते हैं। सवाल नंबर 2 देखिएगा बेटा स्क्रीन पे। सवाल नंबर 2 आपके सामने लेके आ रहे हैं, ध्यान से देखेंगे सब लोग। सवाल नंबर 2 क्या कह रहा है? अगेन थ्योरेटिकल पैटर्न का क्वेश्चन। सवाल नंबर 2 क्या है? देखिए दैट अ प्लेन वेव फ्रंट कब बनता है? ठीक है, तो असल में क्या होता है, जब एक बल्ब जैसा सोर्स हो ना, तो एक स्फेरिकल सोर्स से एक स्फेरिकल वेव फ्रंट बनता है लाइक दिस। लेकिन ये सोर्स देख सकते हो, यहां पे ज्यादा कर्व है, यहां पे थोड़ा कम कर्व है, यहां थोड़ा और कम कर्व है। धीरे धीरे जब ये इंफिनिटी पे पहुंचता है तो ये जो सोर्स है वो पैरेलल हो जाता है। मतलब स्फेरिकल सोर्स पैरेलल हो जाता है। कब पैरेलल हो जाता है भाई? जब उसका रेडियस बहुत बड़ा हो जाए, इट टेंड्स टू इंफिनिटी लेवल पे हो जाए, यही पैरेलल बनेगा आगे चल के। जब इसका सोर्स इंफिनिटी के ओर पहुंच जाएगा तो ये पैरेलल हो जाएगा। मतलब द बेस्ट ऑप्शन इज सेकेंड का जो है वो डी ऑप्शन जो है दैट विल बी द मोस्ट प्रेफरेबल ऑप्शन, क्योंकि वहां पे ही हमारे रिक्वायरमेंट क्वेश्चन का आंसर मिल रहा है। दैट स्फेरिकल वेव फ्रंट जो है वही प्लेन वेव फ्रंट में कन्वर्ट होता है एट इंफिनिटी, जब रेडियस बहुत बड़ा हो जाए। क्लियर गाइस? आइए जानते हैं सवाल नंबर 3 को। फटाफट समझेंगे, सब फटाफट समझेंगे, नोट करते चलेंगे, और कृपया आप मुझे कमेंट करके बताएंगे आपके कितने क्वेश्चन सही हुए। सवाल नंबर 3 आपके सामने स्क्रीन पे है। रीड द क्वेश्चन गाइस, रीड द क्वेश्चन। क्या कहना चाहता है सवाल, जरा रीड करें। सवाल नंबर 3 आपसे क्या कहना चाहता है? सवाल नंबर 3 आपसे कह रहा है ग्राफिकल क्वेश्चन है, इस ग्राफिकल क्वेश्चन में थोड़ी बुद्धि लगाइएगा। कैपिलरी राइज पे सवाल है। अगर आपको कैपिलरी राइज का फॉर्मूला याद आ रहा होगा तो मुबारक हो। कैपिलरी राइज h इज इक्वल टू 2t cos थीटा अपॉन r रो g। अब इस सवाल को अगर आप ध्यान से देखेंगे तो h जो है दैट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r। इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r का ग्राफ होना चाहिए कि ग्राफ जो है वो कम हो रहा है। 4 में से 2 ग्राफ जो है दैट इज a और d, वो तो श्योर शॉट नहीं क्योंकि वो ग्राफ कम नहीं हो रहे हैं। नाउ एक्सप्रेशन को स्टडी करके द बेस्ट आंसर जो कम होने का ग्राफ आपको मिलेगा वो कुछ इस प्रकार मिलेगा। सॉरी, इंक्रीजिंग ग्राफ बना दिया, माफ करिएगा। ये जो ग्राफ आपको मिलेगा दिस विल बी द बेस्ट ग्राफ ऑफ द क्वेश्चन। तो ये सारी कहानी आपको पता होनी चाहिए। तो आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज सी। तो 2 का सी आंसर इज करेक्ट। ठीक है, चलिएगा जनाब, देखते हैं अगली कहानी की ओर। सवाल नंबर 4 बिना टेप दिए आइए जानते हैं सवाल नंबर 4। सवाल नंबर 4 क्या है? सवाल नंबर 4 कह रहा है कि E इज इक्वल टू माइनस डी फाई बाई डी टी में माइनस क्या रिप्रेजेंट करता है? ठीक है,
तो माइनस क्या रिप्रेजेंट करता है इसके बारे में है, तो ये जो माइनस साइन है ना वो क्या रिप्रेजेंट करता है, ये डेफिनेशन में है, इट इज द इंड्यूस्ड ईएमएफ, अपोज करता है, ये कहने माइनस कहता है कि जो इंड्यूस ईएमएफ यानी जो ई है, ये जो इंड्यूस ईएमएफ है हमारा, ये इंड्यूस ईएमएफ क्या कर रहा है, तो ये इंड्यूस ईएमएफ अपोज कर रहा है, किसे अपोज कर रहा है, चेंज इन फ्लक्स, किसे अपोज कर रहा है, चेंज इन फ्लक्स को, फ्लक्स में जो चेंज हो रहा है उसको अपोज करने का काम जो है वो ये माइनस साइन कर रहा है। सो द बेस्ट आंसर फॉर दैट क्वेश्चन इज बी, दैट फोर्थ का बी ऑप्शन इज करेक्ट। इज इट क्लियर? चलिए आइए मूव ऑन करते हैं अगले सवाल की ओर बिना समय खराब किए माय डियर। चलिए आइए देखते हैं सवाल नंबर 5 आपके स्क्रीन पे ये रहा। सवाल नंबर का 5 दिया है, सेवंथ हार्मोनिक में कितने नोट्स हो जाएंगे, एक स्ट्रिंग का 7 हार्मोनिक। ध्यान से सुनिएगा बेटा, लॉजिकल देखिए, ये पहला हार्मोनिक, पहला हार्मोनिक, नोड कितने हुए, ये नोड पॉइंट है, ये नोड पॉइंट है और ये एंटी नोड पॉइंट है। नोड कितने हुए, 2, नोड कितने, 2। हार्मोनिक कौन सा है, ध्यान से सुनना, हार्मोनिक कौन सा है, पहला, फर्स्ट हार्मोनिक। नोड कितने, 2, एंटी नोड कितने, 1। आ जाओ दूसरा भी देखो, अगर मैं इसी में 2 हार्मोनिक बना देता हूं, ठीक है, इस सिचुएशन में आ जाओ, देखो तो नोड नोड एंड नोड एंड दिस 2 पॉइंट इज एंटी नोड एंड एंटी नोड। अब आपसे सवाल है, हार्मोनिक कौन सा है, सेकेंड, 2 हार्मोनिक, नोड कितने हैं, 3, एंटी नोड कितने हैं भाई, एंटी नोड है 2। तो क्या समझ में आ रहा है, जितने हार्मोनिक होते हैं उतने एंटी नोड होते हैं और जितने एंटी नोड होते हैं उसमें +1 नोड होते हैं। मतलब ये कि अगर मैं आपसे पूछूं कि 7th हार्मोनिक में कितने एंटी नोड होंगे, तो इस लॉजिक के हिसाब से एंटी नोड तो 7 होने चाहिए और नोड कितने होने चाहिए, 8 होने चाहिए। तो आपको सवाल में क्या पूछा हुआ है देखेंगे ध्यान से, आपको हाउ मेनी नोड एंड एंटी नोड पूछा हुआ है, तो एंटी नोड 8 और नोड 7, मतलब बेस्ट ऑप्शन जो मुझे समझ में आ रहा है वो ए है। ध्यान से देखिएगा, ठीक है। सो द बेस्ट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन इज ए। इज इट क्लियर? दिस इज सवाल नंबर 5 आपके स्क्रीन पे, नोट कर लीजिएगा बेटा अगर चाहे तो। आइए जनाब आली हुजूर आला अगले प्रॉब्लम की ओर बढ़ते हैं। सवाल नंबर 6 आपके सामने स्क्रीन पे ये रहा, बड़ा मजेदार सवाल है। एंगुलर वेलोसिटी इंक्रीजिंग दी हुई है, आपको वेरिएबल दी हुई है, मतलब ऐसा फंक्शन ऑफ टाइम दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है, दिस इज a माइनस बीटी, और आपको पता करना है थीटा। थीटा कब पता करना है, जब आपका ओमेगा फाइनल जो है, ओमेगा फाइनल जो है वो 0 हो जाए, रेस्ट पे हो जाए, तब आपको थीटा कितना घूम जाएगा, एंगल कितना घूम जाएगा ये निकालना है। तो जरा एट t इक्वल टू 0 पे सोचिए, एट t इक्वल टू 0 अगर मैं पुट कर दूं तो ओमेगा एट 0 टाइम, राइट, जिसको हम ओमेगा नॉट कहते हैं, ओमेगा नॉट की वैल्यू आ जाएगी 1, ठीक है। नाउ अगर मैं इसको डिफरेंशिएट कर दूं, मतलब डी ओमेगा बाई डी टी, यानी अल्फा निकालने की कोशिश करूं, एक्सेलरेशन निकालने की कोशिश करूं, तो इसकी वैल्यू अगर मैं इसको डिफरेंशिएट कर देता, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 0 और माइनस बी, ठीक है, एट t इक्वल टू 1 सेकेंड, इसका डेरिवेशन, तो ये आपका अल्फा का वैल्यू आ जाता है माइनस बी, है ना। तो आपको एंगुलर एक्सेलरेशन माइनस बी मिल गया, इनिशियल वेलोसिटी ए मिल गया। तो आइए अगर मैं सॉल्व करूं इस एक्सप्रेशन को, तो आपके सामने क्या बनता है, देखो बेटा, ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल्स टू ओमेगा नॉट स्क्वायर प्लस 2 अल्फा थीटा, यू हैव टू फाइंड थीटा इन दैट। आइए ये वाला टर्म 0, ये वाला टर्म तुमको पता है क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर, दिस इज माइनस 2b इंटू थीटा। सो द बेस्ट आंसर फॉर द क्वेश्चन आपको दिख सकता है ए स्क्वायर बाय 2b दैट इज इक्वल टू थीटा। सो आपका थीटा का आंसर यहाँ पे आ जाता है ए स्क्वायर बाय 2b, यानी 6 का जो बेस्ट आंसर मुझे समझ में आ रहा है दैट इज बी। लेट्स चेक आउट दैट आंसर जो आ गया बी, वेरी गुड, सही है, ठीक है, समझा है। उम्मीद करता हूं कि आपको ये चीजें समझ में आ रही है। चलिए जनाब आली हुजूर आला नोट करते चलिएगा प्लीज, थैंक यू सो मच, नोट करते चलिएगा। सवाल नंबर 7 की ओर हम लोग कदम रखने जा रहे हैं। सवाल नंबर 7 जो है आपको काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस से दिया हुआ है। सवाल नंबर 7 आपको क्या कहना चाहता है जनाब, देखें सवाल नंबर 7 आपको कह रहा है कि पावर रेडिएटेड, पावर का मतलब होता है एनर्जी पर यूनिट टाइम,
एनर्जी पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम इज पावर। तो आपको सॉरी माफ करिएगा, पावर का रिलेशन दिया, पावर के बारे में पूछा हुआ है। मैक्सिमम एनर्जी पहले लैम्बडा नॉट पे थी, बाद में टेम्परेचर बढ़ने की वजह से जाहिर सी बात है लैम्बडा नॉट बढ़ेगा, तो 3 लैम्बडा बाई 4 हो गई। तो आपको पता करना है कितने फैक्टर से पावर बढ़ गया। चलिए देखिए, एनर्जी पर यूनिट टाइम पर यूनिट एरिया यानी पावर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर का फोर्थ फैक्टर। दिस इज द लॉ गिवन इन द बुक, गो एंड चेक। एनर्जी पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम इज गिवन इज टेम्परेचर रेज़ टू पावर 4, एब्सोल्यूट टेम्परेचर का फोर्थ पावर। स्टेफेंस लॉ में जाके देखेंगे आप, ये चीज मिल जाएगा। ये हो गया पहला एक्सप्रेशन। दूसरा, लैम्बडा is inversely proportional to temperature. Lambda is inversely proportional to temperature. This is from Well's displacement law. Well's displacement law. Equation 2. इन दोनों इक्वेशन को मैं देखूं तो मैं एनर्जी पर यूनिट टाइम को मैं यहां पे पावर लिख सकता हूं। तो यहां पे अगर मैं दोनों को रिलेट करने की कोशिश करूं तो मैं ये समझ में आ रहा है मेरे को कि पावर जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लैम्बडा रेज़ टू पावर 4 होना चाहिए, है ना। तो इसका मतलब ये कि मुझे P2 बाय P1 फाइंड आउट करना है, तो जवाब होना चाहिए लैम्बडा 1 बाय लैम्बडा 2 रेज़ टू पावर 4। अब लैम्बडा 1 तो क्या दिया है, लैम्बडा नॉट, और लैम्बडा 2 क्या दिया है, 3 लैम्बडा नॉट बाय 4 का रेज़ टू पावर 4। आप लैम्बडा नॉट इवैल्यूएट कर दीजिए तो 4 का स्क्वायर होता है, फोर्थ पावर होगा 256 अपॉन 3 का फोर्थ पावर होगा 81। सो P2 इज दिस फैक्टर टाइम्स ऑफ दिस। तो आपका ये जो हो गया ये आपका आंसर बन जाता है। ये कौन सा ऑप्शन है बेटा, लेट मी चेक, दिस ऑप्शन इज ऑप्शन डी। तो सातवें का डी ऑप्शन इज करेक्ट माय डियर। ठीक है, नोट करते चलिएगा, ये दो लॉ को कंबाइन करके एक सवाल बनाया गया। ठीक है, चलिए चलते रहिए जनाब, फटाफट 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 आइए आइए आइए, जानते हैं लगा दिया बढ़ा दिया वाला काम हो गया बिल्कुल नहीं, बाजार में होता है ना ऐसे। आइए सवाल नंबर 38, खैर बताने की जरूरत तो समझ में आनी भी है आपको, सिंपल सी चीज है। अगर आपने सेमीकंडक्टर्स पढ़ा होगा तो आपको पता है कि ये जो डायग्राम होता है इसमें दिस इज सीबी यानी कंडक्शन बैंड, दिस इज वीबी यानी वैलेंस बैंड, और इनके बीच की, अरे उल्टा बना दिया क्या, माफ करिएगा, दिस इज वैलेंस बैंड, दिस इज कंडक्शन बैंड। कोई भी इलेक्ट्रॉन वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में अगर चला जाएगा तो वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेगा, और अगर नहीं जा पाएगा तो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करेगा। थोड़ी एनर्जी लेके चला गया तो सेमीकंडक्टर बन जाएगा। पढ़ाया है मैंने तमाम बातें, जाके वीडियो चेक करिए, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है। अगर आपकी एमएसटी सीटी की तैयारी नहीं हुई है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, पूरा क्रैश कोर्स अपलोडेड है, प्लीज गो एंड वॉच प्लीज। आइए, दिस इज नोन एज फर्मी एनर्जी, फॉर्मेडेन एनर्जी, एनर्जी गैप, बहुत सारे नाम है इसके, बहुत सारे नाम है, फर्मी एनर्जी, फॉर्बिडन गैप, एनर्जी गैप, ऐसे बहुत सारे नाम है इसके। ठीक है, बट ये ओवरऑल आपसे पूछा हुआ है डायग्राम किस चीज का है, ये डायग्राम होता है एनर्जी बैंड डायग्राम। अब ऐसा बकवास सवाल पूछने का लॉजिक था नहीं, बट ठीक है पूछ दिया तो पूछ दिया। डायग्राम कौन सा है, तो डायग्राम जो होता है दिस इज नोन एज एनर्जी बैंड डायग्राम। मतलब 38 का द बेस्ट ऑप्शन ऑफ द क्वेश्चन इज डी। ठीक है, 38 के लिए आपका आंसर आ जाता है डी। आइए 39 नंबर सवाल पे चलते हैं बिना आपका समय खराब किए। सवाल नंबर 39 स्क्रीन पे आपको है, कृपया देख लें, रीड कर लें। सवाल नंबर 39 क्या कहता है, अगेन थियरी क्वेश्चन, प्योर थियरी क्वेश्चन। जियोस्टेशनरी सैटेलाइट कैन बी इंस्टॉल्ड एट, कहां इंस्टॉल की जा सकती है जियोस्टेशनरी सैटेलाइट। जियोस्टेशनरी सैटेलाइट जो होता है ना वो अर्थ पे नजर रखने के लिए होता है, अर्थ पे, कंट्रीज पे, से शहरों पे नजर रखने के लिए होता है। और वो जियोस्टेशनरी शब्द का मतलब समझना मेरा, जियोस्टेशनरी इस शब्द का मतलब होता है, जियो का मतलब होता है अर्थ, ठीक है, और स्टेशनरी का मतलब होता है रेस्ट। अर्थ के हिसाब से रेस्ट पे, मतलब अगर अर्थ घूम रहा है तो वो भी घूमता है, अर्थ घूम रहा है तो वो भी घूमता है, अर्थ के हिसाब से रेस्ट पे है। इसका मतलब से जियो स्टेशनरी, तो अर्थ पे किसी भी शहर के ऊपर हम उसे इंस्टॉल कर सकते हैं ताकि हम उस शहर में होने वाले सारे नेटवर्क कनेक्टिविटी और तमाम सैटेलाइट की यूजेस हम उससे मैनेज कर सके। इज इट क्लियर?
तो जियो स्टेशनरी सैटेलाइट का द बेस्ट ऑप्शन, जो भी सारे उसमें दिए हैं उसमें से बेस्ट ऑप्शन आपको आता है ए। ठीक है, कम्युनिकेशन सैटेलाइट का सॉरी माफ करिएगा, नॉट कम्युनिकेशन सैटेलाइट, ग्रेविटेशन क्वेश्चन का सवाल है। सवाल नंबर क्या निकाला मैंने, दिस इज नाइन्थ का ए। ठीक है, सवाल नंबर 10 आपके सामने। अगर आपने मैग्नेटिज्म चैप्टर पढ़ा है, ये पैरामीटर आप सॉल्व कर पाएंगे। सवाल नंबर 10, सिंपल आंसर इज सी। इसका एक्सप्लेनेशन के लिए आपको प्रॉपर्टीज ऑफ डायमैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक, फेरोमैग्नेटिक पढ़ना पड़ेगा माय डियर। ऐसे सवाल आते हैं, इन सवालों के लिए टीचर ज्यादा कुछ कर नहीं सकता है, ये आपकी सेल्फ स्टडी पे निर्भर है। सो माय हम्बल रिक्वेस्ट कि प्लीज रीड आउट दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन। आंसर फॉर द क्वेश्चन इज सी। इज इट क्लियर? सो यहां आपका 4th पेपर जो है, मॉक जो है वो डिस्कस होता है। मॉक चलते रहेंगे माय डियर। मैं आपसे सिंपल इतनी सी रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि ये वीडियो, मॉक टेस्ट के वीडियोस और प्रिपरेशन के लिए फुल सिलेबस अपलोड किया हुआ है मैंने फ्री ऑफ कॉस्ट। कृपया अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिए जनाब, देखना नहीं देखना उनका काम, पर आप शेयर कर दीजिए, मेरी इतनी शेयर कर दीजिए। थैंक यू सो मच। बने रहिए मेरे चैनल के साथ, जुड़े रहिए। थैंक यू सो मच। थैंक्स अ लॉट एवरीवन।